और चलिए सीधे रुख करते हैं अपने मेहमानों का, जो इस चर्चा में इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ शर्मा जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अजय महावर साहब हैं, विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो इस चर्चा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आदेश भारद्वाज जी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, जो इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। निरंजन पोद्दार साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और राय तपन भारती वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, वेलकम। निरंजन पोद्दार जी, जो भारती सर ने कही वो बातें आदर्श बात है। हर पॉलिटिकल पार्टी भी उस तरीके की बात कहती है। और एक आदर्श बात क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज लोगों की तो मजबूरी है, क्योंकि उनको पब्लिक से वोट चाहिए। वो कहती है पब्लिक बड़ी समझदार है। लेकिन हम जैसे लोगों को भी ये कहना पड़ेगा कि आप जब कि एक पक्ष को अगर कटघरे में खड़ा करते हैं तो दूसरा पक्ष पब्लिक है। पब्लिक भी ये नहीं चाहती कि मूल इश्यूज पे बात हो। मूल इश्यूज पे बात होगा तो उस पार्टी को, उस व्यक्ति को पब्लिक इग्नोर कर देती है। पॉलिटिकल लोग तो ये नहीं कह सकते ना सर, क्योंकि उनको उस पब्लिक से उनको वोट चाहिए। पब्लिक तो ये देखती है कि मेरी जाति का कौन है। पहली बात यह है कि मैं उसी को वोट दूंगा, दूसरा आदमी कितनी भी अच्छी बातें कर ले, लेकिन वोट उसी पे गिरेगा। देखिए धर्मराज जी, निश्चित रूप से राय तपन भारती जी ने बहुत अच्छी बात कही। और मैं अगर इस पूरे सिस्टम का या पूरे समझ लीजिए साल का मैं अगर विश्लेषण करूं तो आप ये देखेंगे कि 13 अप्रैल 2024 से जो पहले जो चुनाव चल रहा था वो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से इन मुद्दों के ऊपर या राजनीतिक ट्रैक के ऊपर चल रहा था। क्योंकि पहले कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया और उसके ऊपर समझ लीजिए तमाम मीडिया चैनलों के अंदर उसके ऊपर बातचीत हुई कि उस घोषणा पत्र में क्या अच्छा है क्या बुरा है। और उसके बाद में मेरे ख्याल 13 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया। तो उस संकल्प पत्र के ऊपर चर्चाएं हो रही और उन्हीं के ऊपर मेरे हिसाब से जितने भी राजनीतिक चर्चाएं होती थी सारी संकल्प पत्र और उन्हीं चुनावों के ऊपर हो रही थी। लेकिन आपने देखा होगा कि एक नैरेटिव ऐसा बनाया गया राजनीतिक दलों के द्वारा, एक ऐसा नैरेटिव बना कि जैसे भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के ऊपर कहीं ना कहीं आघात करने वाली है या भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलने वाली है। जो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी मैनिफेस्टो में या किसी भी संकल्प पत्र में या किसी भी जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है उसके द्वारा ना कहीं कही गई और ना कहीं लिखी गई। लेकिन जिस तरीके से कोई जिसको कहते हैं कुछल्ले जो नेता है उनको उन्होंने कभी कोई अति उत्साह में ऐसी बात कर दी, उसी चीज को लेकर के एक नैरेटिव बनाया गया। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जब ये लगा कि फेक नैरेटिव या किस तरीके के नैरेटिव बनाए जा रहे हैं जिसको कहते हैं, जिस समाज को भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 वर्षों से संगठित किया था, बहुसंख्यक समाज को, कि जिस तरीके से आपने देखा होगा पिछले 30-35 वर्षों के अंदर एक राजनीति की जो धारा बही थी, यानी कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक वाली यानी पुष्टिकरण वाली, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने इसकी काट ढूंढी कि जो बहुसंख्यक है उनको संगठित करो, तो उसके अंदर जिस तरीके से बिखराव नजर आया, तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने भी फिर लगभग आप ये समझ लीजिए वैसी ही फेक नैरेटिव वाली जो ट्रैक थी उसको देख करके वो वैसा ही अपना डायग्राम या अपनी जो नीतियां हैं या अपने जो भाषण है या अपनी जो चर्चाएं हैं वो उसी तरीके से उन्होंने चेंज कर दिया। और मुद्दे कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो गए। जिस तरीके से जनता के लिए मुद्दे चल रहे थे, भारत विकसित बनेगा, इसके लिए इतनी नौकरियां मिलेंगी, धन आएगा या उद्योग लगेंगे या ऐसे होगा या राष्ट्रीय सुरक्षा कैसी होगी, भारत किस तरीके से विश्व गुरु बनेगा, इन चीजों की जो चर्चाएं थी वो कहीं ना कहीं पीछे रह गई। लेकिन अभी जिस तरीके से जो चर्चाएं चल रही है और आप देख रहे हैं कि अभी जो यथायथ चुनाव के अंदर एक आप ये समझ लीजिए केवल और केवल टोटल झूठ अब सामने आ गया, चाहे वो फेक वीडियो के माध्यम से हो, चाहे वो फेक नैरेटिव के माध्यम से हो, कि जिस तरीके से अब कोविशील्ड निकल करके आ गई। भाई 2021 के अंदर कोविशील्ड लगी और 2024 में आकर के लोगों को पता चला, वो भी कोई एक अमेरिकी या कोई फॉरेन की मैगजीन के अंदर एक रिपोर्ट छप जाती है, उससे भारत के लोगों को पता चला कि कोविशील्ड तो जहर का इंजेक्शन था। और इस तरीके से उसका एक नैरेटिव बनाया जा रहा है। मेरे को एक चीज समझ में नहीं आई कि ये सारी की सारी चीजें कहां से आ रही है। तो कभी कभी ऐसा भी लगता है कि आपने देखा होगा कि किसान आंदोलन के बाद में जिस तरीके से जोर सोरोस ने कहा था कि मैं मोदी को हटाने के लिए $10 बिलियन खर्च करने के लिए तैयार हूं, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि वैसी कुछ टीमें के बाहर बैठ करके इस चुनाव को लड़ रही है, जिसका हमारे राजनीतिक दल कहीं ना कहीं उनकी समझ लीजिए उनके कटपुट भी आप कर रहे होंगे शायद। क्योंकि जिस तरीके की ये चीजें चल रही है, इन्होंने कहीं ना कहीं जनता के मुद्दों को और जिस तरीके से भी राय तपन भारती जी ने कहा, निश्चित रूप से जो
भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पिछले 10 वर्षों से कार्य किया गया, उनके ऊपर जो चर्चाएं हुई थी। लेकिन आज जिस तरीके से आपकी जो विधेयक है, अगर मैं इसके ऊपर आऊंगा तो देखिए, ये चीज मैं आपको उस दिन से कह रहा हूं जिस दिन से सारा का सारा वातावरण बनना शुरू हुआ था। अब ये कह रहे हैं कि भाई अरविंदर सिंह लवली जी ने प्रत्याशियों की घोषणा करी, उनको जिताने की बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिस तरीके से आज नीरज भसोया जी ने, या समझ लीजिए जो शीला दीक्षित जी के संसदीय सचिव थी, संसदीय सचिव थे नसीम सिंह जी, उन्होंने जिस तरीके से कहा है कि खड़गे जी की तो फोटो ही नहीं है कांग्रेस के प्रत्याशियों के बैनर के ऊपर, तो कहने का तात्पर्य कहीं ना कहीं देखिए जब, और मैं एक चीज और मानता हूं, देखिए धर्मराज जी, इस चीज को आप इनकार नहीं कर सकते, ये जो अब निकल करके आए हैं, चाहे राजकुमार चौहान जी हो, चाहे नसीब सिंह जी हो, चाहे नीरज भसोया जी हो, चाहे हारून यूसुफ जी हो, चाहे संदीप दीक्षित जी हो, ये सारे के सारे शीला दीक्षित जी जो जिसको कहते हैं वर्तमान यानी आधुनिक दिल्ली की जो निर्मात्री थी, उनके पंच रत्न में से ये लोग थे, और पिछले 10-12 वर्षों से ये राजनीतिक वनवास को झेल रहे थे, लेकिन इन्होंने अपनी विचारधारा नहीं छोड़ी, इन्होंने कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं करी, जबकि उनके पास उस समय ऑप्शन था कि नहीं किसी भारतीय जनता पार्टी में चले जाए, या तमाम लोग जो जिस तरीके से पार्टी में घुस गए वैसे आम आदमी पार्टी में घुस जाए, लेकिन इन्होंने अपनी विचारधारा को इंटैक्ट किया। और ठीक है सर, ठीक है धर्मराज जी, 30 सेकंड बहुत महत्वपूर्ण बात है, इनमें 3-4 चीजें हैं जो इन लोगों ने सवाल उठाया, मैंने नहीं उठाया। जिस तरीके से नसीम सिंह जी ने कहा है कि जो सोनिया जी के जो राजनीतिक सलाहकार थे अहमद पटेल, जिन्होंने पूरा जीवन अपना पूरा जीवन कांग्रेस के लिए समर्पित कर दिया, उनके जो भरूच लोकसभा सीट है वो आपने आम आदमी पार्टी को दे दी। एक सवाल इन्होंने और उठाया कि जो अभी आपने वर्तमान अध्यक्ष बनाया है देवेंद्र यादव जी को, वो दिल्ली के अंदर तो आम आदमी पार्टी के लिए वोट मांगेंगे, आप आम आदमी पार्टी की तारीफ करेंगे, लेकिन वो पंजाब के भी प्रभारी हैं, तो पंजाब में जाकर के वो आम आदमी पार्टी को गाली दे पाएंगे, यानी एक मुंह से दो जगह दो बात कर पाएंगे। तीसरी बात, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि भाई जो शीला दीक्षित जी का अपमान हुआ, या जो वर्तमान के अंदर जिस तरीके से ये आज कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने जिस तरीके से अपनी लाइन पकड़ी है, केवल उनके पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रहे हैं, यानी कि वो कह रहे हैं। चलिए ठीक है सर, ठीक है मैं निरंजन पोद्दार साहब आप कुछ रिस्पॉन्ड कर रहे थे जल्दी से। देखिए धर्मराज जी, जिस तरीके से भी मेरे ऊपर मीडिया कैचर के और आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता थे, उन्होंने जिस तरीके से एग्रेसिव होकर के बातें की, मैं पहले तो आपको ये बताना चाह रहा हूँ, अन्नाजी आंदोलन के दौरान कहा करते कि किसी का नाक दबाओ तो उसका मुंह खुलता है, कहीं ना कहीं आज वही चित्र समझ में आया। पहली बात, अग्निवीर की ये बात कर रहे थे, तो आपको मैं बताऊं, अग्निवीर की समस्या तब उत्पन्न होती है अगर आप सेना को केवल रोजगार का साधन मानते हैं, तो अग्निवीर आपको ठीक नहीं लगता, लेकिन अगर सेना को सेवा और देश की सुरक्षा का साधन मानते हैं तो आप समझेंगे अग्निवीर का क्या महत्व। पहली बात, प्रज्वल रेवन्ना की इन्होंने बात करी, तो इनको ये चीज भी समझनी चाहिए, जो संदीप कुमार जो राशन कार्ड भारत था, जो राशन कार्ड बनाते हुए जिसकी वीडियो वायरल हुई थी, उसके लिए केजरीवाल जी ने भी वोट मांगे थे। तो ये गंदी मछलियां कदाचित हर एक राजनीतिक दल के अंदर है, और जो आपने राजनीतिक विश्लेषकों के ऊपर और पत्रकारों के ऊपर जब सवाल उठाया, सुन लीजिए मेरी बात को, तो आपकी पार्टी बनने के बाद में 2015-16 तक जब तक आपके अंदर ईमानदारी लगी, तब तक यही राजनीतिक विश्लेषक और यही पत्रकार आपके करते थे, तब ठीक थे। आज जब आप नाक दबाने लगे, आपका मुंह खुलने लग गया। और तीसरी बात जो आप कह रहे थे, सबसे बड़ी बात की नैरेटिव पब्लिक बनाती है, पब्लिक फेक वीडियो से नैरेटिव नहीं बनाती, पब्लिक एडिटेड वीडियो से नैरेटिव नहीं बनाती, पब्लिक सारी चीजें समझती है, नैरेटिव कौन बना रहा सब दिखाई दे रही है। और आप ये भी मान के चलिए, जब तक आप ये जब आदमी दुखी होता है, तब किसी राजनीतिक विश्लेषक, पत्रकार या मीडिया के ऊपर कहीं ना कहीं वो पत्थरबाजी करता है, और वो कदाचित अब आपकी। चलिए ठीक है निरंजन जी, ठीक है सर, समय की पाबंदी खत्म करना पड़ेगा, समय की पाबंदी है। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ शर्मा जी, अजय महावर साहब, आदिश भारद्वाज जी, निरंजन पोद्दार साहब, राय तपन भारती सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आज की बहस में अभी बस